विद्यार्थियों, पुस्तक अंतरा पाठ दोपहर का भोजन। प्रमुख पात्र हमारे इस पाठ में है, सबसे मेन पात्र पूरी कहानी की, जिसे हम नायिका कहेंगे, सिद्धेश्वरी माता जी हैं इन तीनों बच्चों की। तीनों बच्चों के नाम हैं 6 वर्षीय सबसे छोटा प्रमोद, जो कि बीमार है, चारपाई पर उसे सोता हुआ बताया गया है। उसके बाद बड़ा लड़का रामचंद्र, जिसे माँ बड़कू कहकर बुलाती है। इनकी आयु 21 वर्ष कहानी में दी गई है, जिन्होंने पिछले साल इंटर क्लास पास कर ली और अभी आगे कुछ सीख रहे हैं, कुछ कमाने का साधन। इसके बाद मोहन, मंझला लड़का, जिसकी आयु 18 वर्ष बताई गई है और ये अभी तैयारी कर रहा है हाई स्कूल प्राइवेट इम्तिहान देने की। और आखिरी में कुछ बातें बताई पिताजी के बारे में। माताजी सिद्धेश्वरी एंड पिताजी मुंशी चंद्रिका प्रसाद, जो कि पिताजी हैं इन तीनों बच्चों के। इनके बारे में बताया कि इनकी नौकरी छूट चुकी है पिछले 1.5 महीने पहले और अब ये नए काम की तलाश में है। किस तरह दुख के दिन, गरीबी के दिन इन लोगों को देखने पड़ रहे हैं, किस सिचुएशन का सामना करते हुए भी सिद्धेश्वरी ने इतनी तकलीफों में भी परिवार को जोड़कर एक रखने की पूरी भरपूर कोशिश की है। इस पाठ से पढ़ने से आपको पता चलेगा। बहुत ही मार्मिक दृश्य बताया गया है। दोपहर का भोजन कहानी का नाम रखने के पीछे क्या उद्देश्य है, ये आपको कहानी सुनकर ही समझ आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं आपके लिए कहानी दोपहर का भोजन। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियां या जमीन पर चलते चलते चींटियों को देखने लगी। शुरुआत हुई सिद्धेश्वरी से। खाना बना लिया इन्होंने, चूल्हा बंद कर दिया और अब अचानक उसे मालूम हुआ कि उसे प्यास लगी है। वह मतवाले की तरह उठी, जल्दी जल्दी गई और गगरे से, मटके से 1 लोटा पानी भर गट 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 करके पी गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया। हाय राम कहकर वहीं जमीन पर लेट गई। लगभग आधे घंटे तक वहीं पड़ी रही। मतलब कि सिद्धेश्वरी जी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, काम में बिजी थी, दोपहर हो गई और फिर भी भूखे पेटी थी। अचानक से पानी पी लिया तो शायद वो बेहोश हो गई और जमीन पर आधे घंटे तक पड़ी रही। उसके बाद उसके जी में जी आया, वह बैठ गई, आंखों को मलकर ऐसे ऐसे करके इधर उधर देखा। फिर उसकी दृष्टि मतलब नजरें ओसारे में पड़े। ओसारा बरामदा, आंगन। अध टूटे खटोले पर, आधे टूटे हुए खटोले, चारपाई, खाट बड़ी चारपाई होती है और छोटी चारपाई को हम खटोला कहते हैं। खटोले पर सोए अपने 6 वर्षीय प्रमोद पर नजर पड़ी। 6 वर्षीय प्रमोद, लड़का नंग धड़ंग पड़ा था। यहाँ वो शब्द है जिससे आपको इनकी गरीबी का पता लगता है। उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी, ये भूख की निशानी है। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे और बेजान दिख रहे थे। उसका पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था। ये बीमारी, कमजोरी, भूख, इसके सजीव चित्र प्रस्तुत किया 6 वर्षीय लड़के प्रमोद के द्वारा। उसका मुंह खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी। गरीबी का पूरा वातावरण यहाँ दिखा दिया। वह उठी और बच्चे के मुंह पर एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और कपड़े ही नहीं थे। घर में बहुत गरीबी है, इतने की ओढ़ने के लिए एक साफ सुथरी क्या सही सी चादर भी नहीं है। और 1 आध मिनट सुन खड़ी रहने पर, सुन मतलब बिल्कुल स्थिर खड़ी रहने पर, बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली निहारने लगी। 12 बज चुके थे, दोपहर हो गई थी, धूप अत्यंत तेज थी, गर्मियों का दिन है ये। और कभी कभी 1-2 व्यक्ति सर पर तौलिया या गमछा रखे हुए, धूप से बचने के लिए लोग सर पे तौलिया गमछा रख लेते हैं, मजबूती से छाता ताने हुए ताकि धूप ना आए। मजबूती क्यों, तेज आंधी भी चल रही होगी, गर्म धूप होगी, तो मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ सामने से लपकते जाते नजर आते हैं। लोग जल्दी में हैं, घर जाने की जल्दी में हैं, धूप से बचकर आगे निकलने की जल्दी में हैं। 10-15 मिनट उसी तरह खड़ी रही, फिर उसके चेहरे पर व्यग्रता फैल गई। पाठ के अंत में आप देखेंगे तो आपको शब्दार्थ दिए गए हैं। पेज नंबर आपकी पुस्तक में पेज नंबर 34 पर शब्दार्थ दिए गए हैं। यहाँ आपका पहला शब्दार्थ है व्यग्रता।
व्यग्रता मतलब व्याकुलता, घबराई हुई। तो व्यग्रता फैल गई, व्याकुलता फैल गई, घबराहट फैल गई। उसने आसमान तथा कड़ी धूप की तरफ चिंता से देखा। एक दो क्षण बाद जब उसने सिर को किवाड़ से, किवाड़ दरवाजा, काफी आगे बढ़ाकर देखा तो गली के छोर की तरफ निहारा तो बड़ा लड़का रामचंद्र नजर आया, जिसे वो बड़कू कहकर बुलाती थी। और रामचंद्र की उम्र 21 वर्ष इस पाठ में बताई गई है। तो रामचंद्र नजर आया, धीरे धीरे घर की तरफ सरकता नजर आया, मतलब धीरे धीरे चल रहा था, शायद गर्मी से बेहाल था, परेशान था और काफी भूखा ही होगा, कमजोर होगा। उसने फुर्ती से एक लोटा पानी ओसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया। ओसारा मतलब बरामदा, खाने के लिए उसने चौकी लगा रखी थी, खाना बनकर तैयार था और चौकी में जाकर खाने के स्थान को जल्दी जल्दी पानी से लीपने पोतने लगी, साफ करने लगी। पहले के समय में लोग नीचे बैठकर खाना खाया करते थे, खाने की चौकी लगा दी, आसपास की जगह साफ कर दी। बड़े लड़के बड़कू रामचंद्र के इंतजार में दरवाजे पर खड़ी माँ देख रही थी। जैसे ही लड़का आता दिखाई दिया, माँ ने तैयारी कर दी। वहाँ पीढ़ा रखकर, पीढ़ा बैठने की छोटी सी जगह वो होती है पीढ़ी टाइप, तो वो पीढ़ा रख दिया और सिर को दरवाजे की तरफ घुमाया ही था कि रामचंद्र ने अंदर कदम रखा। रामचंद्र, बड़ा लड़का, रामचंद्र आकर धम से चौकी पर बैठ गया, फिर वहीं बेजान सा लेट गया। उसका मुंह लाल तथा चढ़ा हुआ था, धूप से मुंह लाल हो गया था। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसके फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई थी। गर्द मतलब धूल, धूल जमी हुई थी। ये फिर गर्मी की कुछ निशानी, गरीबी की कुछ निशानी इस रामचंद्र के द्वारा पाठ में बताई गई। सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई, सिद्धेश्वरी माता की पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाए। वहीं से भयभीत हिरनी की भांति सिर उचका कर बेटे को व्यग्रता, घबराहट के साथ देखती रही, निहारती रही। लगभग 10 मिनट बीत गए। माँ के मन के अंदर एक ऐसा डर था, वो बड़े बच्चों से इतनी घुली मिली नहीं हुई थी, एक डर था, एक भय था। 10 मिनट वो वहां से देखती रही, फिर भी बच्चा नहीं उठा तो घबराकर पास गई और बुलाने लगी, बड़कू बड़कू। लेकिन उसके कुछ न उत्तर देने पर वो घबरा गई, इतनी घबरा गई कि उन्हें लगा कि कहीं लड़का मर तो नहीं गया। उन्होंने उंगलियां नाक के पास लाकर देखा कि हाँ, बड़कू की सांस तो चल रही है। फिर सर पर हाथ फेर कर देखा कि बुखार तो नहीं था। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली, माँ के हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली। पहले उसने माँ की तरफ सुस्त नजरों से देखा, बड़ा ही उदास चेहरा, सुस्त, जान नहीं थी शरीर में। फिर झट से उठ बैठा कि माँ को नहीं दिखाना चाहता था कि मैं इतना परेशान हूँ। झट से उठ बैठा, जूते निकाले और नीचे रखे लोटे से हाथ पैर धोने के बाद वह यंत्र की भांति चौकी पर आकर बैठ गया। यंत्र एक मशीन की भांति, एक रोबोट की तरह आया और चौकी पर बैठ गया कि हाँ माँ, खाना दे। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है, यही लाऊं क्या? रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया, बाबूजी खा चुके? सिद्धेश्वरी ने चौकी की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे। रामचंद्र पीढ़े पर बैठ गया। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष थी। लंबा, दुबला पतला, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, होठों पर झुर्रियां। फिर एक लाइन आ गई जो गरीबी को दर्शा रही है, होठों पर झुर्रियां। वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में अपनी तबीयत से प्रूफ रीडरी का काम सीखता था। तबीयत से मतलब अपनी मर्जी से प्रूफ रीडरी का काम सीख रहा था ताकि आगे जीविका कमा सके, पैसे कमा सके, अपना परिवार चला सके। पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था, 12th पास की थी और कुछ अब काम सीखने लगा था ताकि कमाई में परिवार का सहारा बन सके। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली लाकर सामने रख दी और पास ही बैठकर पंखा करने लगी। रामचंद्र के खाने की ओर दार्शनिक की भांति देखा। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक की बातें देखा कि जैसे दर्शन करना है खाने के, जैसे अभी सुबह से शायद उसने कुछ भी नहीं खाया था, इतना कमजोर वो हो चुका था, अभी थोड़ी देर पहले बेहोश भी हो गया था, 10 मिनट तक बेहोश पड़ा रहा था। कुल 2 रोटियां, भर कटोरा पनियाई दाल और चने की तली तरकारी, पानी वाली दाल, पनियाई मतलब पानी वाली दाल जिसमें दाने कम और पानी ज्यादा थी। फिर एक गरीबी की निशानी आपके सामने आई। रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निगलते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? मोहन, मंझला लड़का जिसकी उम्र 18 वर्ष,
रामचंद्र देखो पारिवारिक स्नेह देखो, पहले उसने बाबूजी को पूछा, अब उसने मोहन को पूछा। खुद की हालत ठीक नहीं है, अभी बेहोश हुआ है, बट अभी वो सभी के लिए पूछ रहा है। ये है परिवार का गहरा प्रेम, आपसी प्रेम। मोहन कहाँ है? बड़ी कड़ी धूप हो रही है। मोहन सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का था। उसकी उम्र 18 वर्ष थी और वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। वह न मालूम कब से घर से गायब था और सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वह कहाँ गया है। क्या उसने ऐसा बड़े बेटे रामचंद्र को बताया? आइए देखते हैं कैसे संभालती है सिचुएशन को। किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत न हुई। किसकी? सिद्धेश्वरी की तबीयत नहीं हुई कि ये बताए कि मंझला लड़का पता नहीं कहाँ कब से गायब है, ताकि रामचंद्र को चिंता ना हो जाए। किंतु सच बोलने की हिम्मत न हुई और उन्होंने झूठ मूठ कहा, किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा, दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है, हमेशा उसी की बात करता है, पढ़ाई की ही बात करता है। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा, एक टुकड़ा मुंह में रखकर भरा गिलास पानी पी गया ताकि जल्दी भूख मिट सके, कम खाने से उसका पेट भर सके, इसलिए उसने बीच में पानी पी लिया। फिर खाना खाने में लग गया। वह काफी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर मुंह में डालकर धीरे धीरे चबा रहा था ताकि तृप्त हो सके कि हाँ मैं खाना खा रहा हूँ, बहुत खाना खा रहा हूँ। एक्चुअल में वास्तव में खाना कम होता है इनके घर में, क्योंकि गरीबी है और उसे पेट भरना है, तो वो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े खा रहा है, बीच में पानी पी रहा है। सिद्धेश्वरी भय और आतंक से बेटे को एकटक निहार रही थी। ये माँ का डर है कि कहीं बेटे को कुछ हो ना जाए। कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते पूछा, वहां कुछ हुआ क्या? रामचंद्र ने अपनी बड़ी बड़ी भावहीन आंखों से अपनी माँ को देखा, फिर सिर नीचा करके रुखाई से बोला, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। कोई यहाँ सिचुएशन नहीं बताई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस एक स्थिति बताई। माँ ने पूछा वहाँ कुछ हुआ और रामचंद्र ने कहा कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। अर्थात माँ कुछ बात पूछ रही है, क्या कुछ ठीक हुआ, और अभी तक चीज़ें ठीक हुई नहीं हैं, पर फिर भी बेटा माँ को तसल्ली दे रहा है कि माँ समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, मतलब कि मुश्किलें अभी बाकी हैं। सिद्धेश्वरी चुप रही। धूप और तेज हो गई थी। छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल के एक दो टुकड़े पाल की नावों की तरह तैर रहे थे। बाहर की गली से गुजरते हुए खड़खड़िया इक्के की आवाज आ रही थी। इक्का तांगा, तब लोग तांगे में सवारी करते थे, और खटोले पर सोए बालक की सांस की खर खर शब्द सुनाई दे रहे थे, मतलब कि बालक बीमार है, ये प्रतीत होता है साफ साफ। रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए पूछा, प्रमोद खा चुका? अब रामचंद्र ने अपने छोटे भाई प्रमोद के बारे में भी पूछना चाहा। सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में कहा, हाँ खा चुका। रोया तो नहीं था? अब माँ ने क्या जवाब दिया? सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोल गई। मतलब कितनी ताकत से एक माँ अपने हृदय को कठोर करते हुए, समस्याओं को संभालते हुए, सिचुएशंस को संभाल रही थी, किस प्रकार एक दूसरे का मन रखने के लिए झूठ का सहारा ले रही थी। तो क्या इस तरह का झूठ सही है, जो परिवार को जोड़ने के लिए बोला जाए, जो परिवार की खुशी के लिए बोला जाए? तो आपको समस्याओं के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से आपको देखना होगा। तो यहाँ इस समस्या में, इस स्थिति में, इस परिवार में माँ का ये झूठ सही है कि कुछ हिम्मत दे रहा है, कुछ परिवार को जोड़ कर रख रहा है। तो माँ फिर झूठ बोल गई, आज तो सचमुच नहीं रोया, बड़ा ही होशियार है, कहता है बड़का भैया के यहाँ जाऊंगा। ऐसा लड़का। वह आगे कुछ न बोल सकी, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया। कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने की जिद की और उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद सोया था। मतलब एक छोटा 6 वर्ष का बच्चा अगर रेवड़ी खाना चाह रहा है, तो परिवार के पास इतने अच्छे हालात नहीं है, इतना पैसा नहीं कि उसे वो रेवड़ी तक भी खिला पाए। 1.5 घंटे उसके लिए बच्चा रोया और माँ ने ये बात बताई। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी माँ की ओर देखा, पर रामचंद्र भी यहाँ कुछ नहीं कर सकता, वो भी लाचार है, और फिर सिर नीचा करके कुछ तेजी से खाने लगा, जैसे आत्मग्लानि से भर गया हो कि मैं अपने परिवार के लिए, भाई के लिए इतना भी नहीं कर पा रहा हूँ। रामचंद्र ने तेजी से खाना खाने लगा। थाली में जो रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया, शेष मतलब बच गया। सिद्धेश्वरी ने उठने का उपक्रम करते हुए, मतलब नाटक करते हुए, बस कोशिश कर रही है, उठने की कोशिश करते हुए कहा, एक रोटी और लाती हूँ। रामचंद्र हाथ से मना करते हुए हड़बड़ाकर बोल पड़ा, नहीं नहीं, जरा भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है, मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूँ, बस अब नहीं। सिद्धेश्वरी ने कहा,
अच्छा आधी ही सही। रामचंद्र बिगड़ उठा, अधिक खिलाकर बीमार डालने की तबीयत है क्या? क्या तुम लोग जरा भी नहीं सोचते हो? बस अपनी जिद, भूख रहती तो क्यों ले नहीं लेता मैं। सिद्धेश्वरी जहाँ की तहाँ बैठी रह गई। रामचंद्र ने थाली में बचे टुकड़े से हाथ खींच लिया, लोटे की तरफ देखते हुए बोला, माँ पानी लाओ। ऐसा दिखा रहा है जैसे कि मेरा पेट भर गया है और अब माँ पानी लाएगी और मैं भूख शांत करके उठ जाऊंगा। सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई और रामचंद्र ने कटोरे को उंगलियों से बचाया, फिर हाथ को थाल में रख दिया। एक दो क्षण बाद रोटी के टुकड़े को धीरे से उठाकर आंख से निहारा। अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में सरलता से रख लिया, जैसे कि भोजन का ग्रास न होकर पान का बीड़ा हो। भोजन का ग्रास, ग्रास मतलब एक टुकड़ा, और इस आखिरी रोटी के टुकड़े से वो अपने मन को तृप्त करने की कोशिश कर रहा था। पेट तृप्त नहीं हुआ था, खाना कम था उम्र के हिसाब से। 21 वर्षीय लड़का और 2 रोटियां, तो वो सिर्फ अपने आप को तसल्ली दे रहा था कि हाँ मेरा पेट भर गया है। मंझला लड़का मोहन, यहाँ रामचंद्र की बात पूरी हुई, अब आती है एंट्री मंझले लड़के की। मंझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया। वह कुछ सांवला था, उसकी आंखें छोटी थी, ये इसका शब्द चित्र है। उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। वह अपने बड़े भाई की तरह ही दुबला पतला था, किंतु उतना लंबा न था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। ये अलग फिर से गरीबी की रेखा दिखाने वाली लाइन आ गई कि उम्र से अधिक गंभीर और उदास तभी होते हैं जब गरीबी ने हमें घेर रखा है या चिंता ने घेर रखा है। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा? किससे प्रश्न किया? मोहन, मंझले लड़के से, जो इसकी उम्र 18 वर्ष थी। कहाँ रह गए थे बेटा? बड़े भैया आपके लिए पूछ रहे थे। मोहन ने रोटी के एक बड़े ग्रास को निकलने की कोशिश की, ग्रास टुकड़ा, और बहुत ही अस्वाभाविक मोटे स्वर में बोला, कहीं तो नहीं, यही था। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा था माँ से, इसीलिए इसी को दिखाने के लिए बोला है अस्वाभाविक मोटा स्वर। सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा डुलाते हुए इस तरह बोली जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो। बड़का तुम्हारी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। यह कहकर उसने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे कोई चोरी करी हो। मतलब कि माँ ने फिर एक झूठ बोला कि बड़े भाई ने कैसे मंझले भाई की तारीफ की। क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? नहीं, पर माँ अपनी तरफ से बोल रही थी ताकि भाइयों का प्यार बना रहे, परिवार की एकता बनी रहे। मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंसी हंस पड़ा और फिर खाने में जुट गया। वह परोसी गई 2 रोटियों में से एक रोटी, कटोरे की 3/4 दाल और अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था। यहाँ बताना चाह रहे हैं कि कितना समय हो गया था माँ बेटे को बैठे हुए। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें भर आई, वो दूसरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग आधा खाना समाप्त कर चुका था। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा कि ध्यान उधर था ना, चौंकते हुए पूछा, एक रोटी और देती हूँ। मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा। मोहन भी कहीं ना कहीं जानता था कि खाना कम है। फिर सुस्त स्वर में बोला, नहीं। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ही ले लो, तुम्हारे भैया ने 1 रोटी ही ली थी। यहाँ फिर एक झूठ बोला माँ ने ताकि बेटा भरपेट खाना तो खा सके। मोहन ने अपनी माँ को गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझा रहा हो, नहीं रे, बस अव्वल तो भूख नहीं, फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई है कि खाई नहीं जाती। यहाँ थोड़ी सी माँ की बुराई भी की कि माँ तूने ऐसी रोटियां बना दी कि खाई नहीं जा रही। वास्तव में भूख थी, खाना लेना था, परंतु समस्या गरीबी और कम खाने की वजह से सब एक दूसरे को संभाल रहे थे कि मालूम नहीं कैसी लग रही है। खैर, अगर तू चाहती है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। सिद्धेश्वरी से कुछ न कहते बना और उसने कटोरे को दाल से भर दिया। दाल पनियाई दाल, जिसमें पानी ज्यादा और दाने कम है। मोहन कटोरे को मुंह से लगाकर सुड़ सुड़ पी रहा था। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पिताजी जूतों को खस-खस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। जूतों को खस-खस घसीटना फिर एक गरीबी की निशानी है कि किस तरह से इनकी जिंदगी बीती जा रही है। सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे सरकाकर इज्जत में बड़ों के सामने साड़ी आगे करना, सर ढकना, मोहन को
कुछ नीचे खिसका लिया। मोहन दाल को एक सांस में पीकर तथा पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला गया। अब पिताजी खाना खाएंगे। 2 रोटियां, कटोरा भर दाल, चने की तली तरकारी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मारकर बैठे और रोटी के एक एक ग्रास को, एक एक टुकड़े को इस तरह चुभला चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। कैसे कि कम खाने में अधिक पेट भरना है, और उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी, किंतु 50-55 के लगते थे। ये गरीबी की ही तो निशानी है। जब हम अपनी उम्र से बड़े दिखते हैं, गरीबी और चिंता की निशानी। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था। गंजी खोपड़ी गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी। मतलब धोती गंदी है, बनियान भी गंदी है, पर बनियान धोती से कम गंदी है। तार तार मतलब कहीं कहीं फटी है बनियान। ये कपड़े मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने पहने हुए हैं। यहाँ गरीबी का सजीव चरित्र प्रस्तुत किया जा रहा है। इनके आसपास के वातावरण से, घर से, खाने से, और तो और कपड़ों से, जूतों से। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ फिर उन्होंने रामचंद्र बड़के के बारे में पूछा। परिवार की एकता देखिए, परिवार का एक आप देखिए कि कैसे इनका समूह ग्रुप है और एक दूसरे की चिंता करते हैं। तो बड़का दिखाई नहीं दे रहा। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है। जैसे कुछ काट रहा हो, पंखे को और जोर जोर से घुमाती हुई बोली, अभी अभी खाकर काम पर गया है। कह रहा था कुछ दिन में नौकरी लग जाएगी। बाबू अब यहाँ माँ फिर बाबूजी को तसल्ली दे रही हैं। बाबूजी किए रहता है। बोला बाबूजी देवता के समान है। फिर एक झूठ। आपने पढ़ा था कि कहीं रामचंद्र ने बाबूजी का नाम नहीं लिया, बट माँ कह रही है ऐसा। किस लिए कह रहे हैं? ताकि फिर से परिवार की एकता को बनाए रख सकें, बाप बेटे में प्यार बना रहे, भरोसा बना रहे, और इस मुश्किल समय को पूरा परिवार एक होकर पार कर सके। तो बाबूजी किए फिरता है, कहता है बाबूजी देवता के समान है। बड़ा पागल है अपना बड़का। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था। उन्माद की रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी, पागल नहीं है, बड़ा होशियार है। उस जमाने का कोई महात्मा है। मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। मोहन को मंझला लड़का। पिताजी को बच्चों की एकता के बारे में भी बता रही है कि बच्चों में आपस में भी कितना प्यार है। पढ़ने लिखने वालों का बड़ा आदर होता है। बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। छोटे भाई के लिए भी बताती हैं। मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे हैं। उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए कुछ हंसकर पूछा, बड़का तो खैर दिमाग की तरफ से काफी तेज है, वैसे लड़कपन में बड़ा नटखट भी था। रामचंद्र की बात हो रही है यहाँ। हमेशा खेलकूद में लगा रहता था, लेकिन यह भी बात थी जो सबक में सिखा देता था उसे याद रखता था। असल तो यह है कि तीनों लड़के काफी होशियार हैं। प्रमोद को कम समझती हो? यह कहकर वह अचानक से हंस पड़े। पिताजी हंस पड़े। तीनों ही लड़कों की तारीफें। मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुकने के बाद एक ग्रास से युद्ध कर रहे थे। अब एक एक टुकड़े से युद्ध करना मतलब धीरे धीरे चबाना, खाना, कि पता ही है कि मेरे हिस्से का यही खाना है, इसी में पेट भरना है। पेट भरे ना भरे, आत्मा को तो तृप्त करना ही है। कुछ कठिनाई होने पर एक गिलास पानी चढ़ा गए कि पानी से शायद कुछ पेट भरे, कुछ तृप्त हो। फिर खर खर खांसने लगे। फिर चुप्पी छा गई। दूर से किसी आटे की चक्की की पुक पुक आवाज सुनाई दी। इतनी शांति हो गई कि दूर की चक्की की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। और पास के नीम के पेड़ पर बैठा कोई पंडुक लगातार बोल रहा था। कबूतर जैसे दिखने वाला एक पक्षी होता है जिसे हम पंडुक कहते हैं। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह चाहती थी कि सभी चीजें ठीक से पूछ ले, जो भी समस्या है, जो भी चीजें हैं, वो उन सभी को पूछना चाहती थी, पर अंदर से हिम्मत नहीं आ रही थी। दुनिया की हर चीज की तरह पहले की तरह धड़ल्ले से बात करे हर चीज पर वो धड़ल्ला अब कहाँ। अब तो गरीबी थी, मायूसी थी। अब क्यों गरीबी और मायूसी थी वो भी हम पाठ के अंत में आपको बताएंगे। उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में न जाने कैसा भय समाया हुआ था, कैसा डर था। अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो। मौन व्रत मतलब चुप रहने के लिए उन्होंने सोचा हुआ हो।
और उसको आज शाम को कहीं तोड़ने वाले हो, मतलब अभी चुप रहने वाले हैं पिताजी। पिताजी कौन? मुंशी चंद्रिका प्रसाद। आपको ये सभी कम से कम मुख्य पात्रों का नाम पूरा लिख कर देखना है, खास तरीके से कि इनमें मात्रा की गलतियां ना हो। अब सिद्धेश्वरी से जैसे रहा नहीं गया, बोली मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। आसमान में बादल भी तो नहीं थे। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर में राय दी, मतलब ध्यान ही नहीं था। मक्खियां बहुत हो गई हैं, कोई ध्यान नहीं है। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की, फूफा जी बीमार हैं, कोई समाचार नहीं आया? कुछ ना कुछ बातचीत करने के लिए कोई माध्यम ढूंढ रहे हैं दोनों। मुंशी जी ने चने की दालों की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया, मतलब देखा, जैसे उनसे बातचीत करने वाले हों, जैसे चनों से ही बातचीत करने वाले हों। फिर सूचना दी, मतलब सिद्धेश्वरी जी कुछ पूछ रही हैं बट मुंशी चंद्रिका प्रसाद कुछ और ही बता रहे हैं। देखिए क्या बताते हैं। गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई, लड़का एमए पास है। यहाँ समस्याओं में घिरे हुए हैं दोनों, उन्हें पता ही नहीं कि क्या बात की जाए, पर बात करनी है, परिवार की एकता है तो कुछ ना कुछ बात किए जा रहे हैं। कभी कभी चुप्पी छा जाती है, कभी कभी बात कर लेते हैं। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई, अब और आगे कोई बात ना मिली। मुंशी जी भी आगे कुछ ना बोल सके, उनका खाना भी समाप्त हो गया था। वे थाली में बचे कुछ दानों के को, कौन से दाने? चने के दाने बंदर की तरह बीन रहे थे कि कुछ थाली में बच ना जाए, खा लेना चाहते थे सब। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम एक रोटी और दिए देती हूँ, अभी बहुत सी हैं। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा। कनखी मतलब सिर्फ मुंह नहीं मोड़ेंगे, सिर्फ आंखों को घुमाकर आप ऐसे देखेंगे, कनखी से देखा। तत्पश्चात किसी घुटे उस्ताद की भांति बोले, पेट में भी भूख है, खाना नहीं ले सकते? तो किस तरीके से उन्होंने बोला, रोटी रहने दो, पेट काफी भर गया है। अन्न और नमकीन जैसी चीजों से तबीयत ऊब भी गई है। कैसे परिवार एक दूसरे की तरफ सहानुभूति दिखा रहा है, समस्याओं में लड़ नहीं रहे हैं, चीजों को संभाल रहे हैं। तो उन्होंने बोला, ऊब गई है, तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी, क्यों ही तुमने अपनी कसम दे दी? कसम रखने के लिए कुछ ले लेता हूँ, गुड़ होगा क्या? यहाँ इतनी गरीबी है कि गुड़ का भी नहीं पता होगा कि नहीं। तो सिद्धेश्वरी ने बताया कि हंडिया में थोड़ा सा गुड़ है। हंडिया जो छोटी मटकी होती है उसको हंडिया कहते हैं, हंडिया में थोड़ा सा गुड़ होगा। तो मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, खुशी के साथ कहा, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बना लाओ, पीऊंगा। तुम्हारी कसम भी रह जाएगी और जायका भी बदल जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त होगा गुड़ से। हाँ, रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया है, यह कहकर वह ठाका मारकर हंसने लगे। खुशी भी तो दिखानी है कि हाँ भाई खुश है, हम परिवार में साथ हैं, खुश हैं। मुंशी जी के निपटने के पश्चात, निपटना मतलब खाना खत्म हो गया, मुंशी जी अब पीढ़ी से उठ गए हैं। सिद्धेश्वरी उनकी जूठी थाली लेकर चौके की जमीन पर बैठ गई। देखिए माता जी ने कितने प्यार से पहले बड़े लड़के को खाना खिलाया, मंझले को खिलाया, पिताजी आए उन्हें खिलाया। भूखी बेहोश हो गई थी पर उन्होंने एक टुकड़ा नहीं खाया और अब उनकी अपनी बारी आई। आखिरी तक वो क्यों रुकी थी? एक तो अपने समाज के, भारतीय संस्कृति के संस्कार कि माता पहले परिवार को खाना खिलाती है फिर खाती हैं, और दूसरा यहाँ ये भी डर कि किसी ने एक रोटी अधिक ले ली तो फिर क्या होगा। तो माता जी अब बैठी, बट जमीन पर बैठ गई, बटलोई की दाल को कटोरे में उडेल दिया, फिर वह पूरा भरा नहीं। छिपुली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी, उसे पास खींच लिया, जो थोड़ी सी सब्जी थी उसे भी अपने पास कर लिया। रोटियों को की थाली को भी उसने अपने पास खींच लिया, उसमें केवल एक रोटी बची थी, मोटी, भद्दी और जली। ये जली हुई रोटी उसने ना ही दोनों बच्चों को दी, ना ही मुंशी जी को दी, अपनी ही थाली में रखी। अचानक उसका ध्यान ओसारे में सोए प्रमोद की तरफ गया। 6 वर्षीय प्रमोद जो कि बरामदे में उस आध टूटे खटोले पर सोया था, और उसने लड़के को कुछ देर तक एकटक देखा कि अगर ये एक रोटी मैंने खा ली तो प्रमोद क्या खाएगा। अब माँ खा भी नहीं सकती और भूखी भी नहीं रह सकती, तो माँ ने क्या किया, रोटी को 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया, बांट दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपने झूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत मतलब इसके बाद, अगर संधि विच्छेद आए तो तद प्लस उपरांत, एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने अपना पहला ग्रास मुंह में रखा, ग्रास रोटी का टुकड़ा जैसे ही मुंह में रखा, तब न मालूम कहाँ से उसकी आंखों से आंसू टप टप बहने लगे। माँ बहुत उदास थी, बहुत दुखी थी, सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था, गरीबी की निशानी। आंगन की अलगनी पर, अलगनी एक जो खूंटी रस्सी बांधते हम, कपड़े की रस्सी, कपड़े सुखाने के लिए, एक गंदी साड़ी टंगी थी,
उसमें कई पैबंद लगे थे। कपड़े जब जगह जगह से फट जाते हैं तो उसमें हम पैचेस लगा देते हैं छोटे छोटे कपड़ों की, उस फटे हुए कपड़े को सुधारने के लिए, उन्हें हम कहते हैं पैबंद। तो साड़ी पर जगह जगह पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह निश्चिंतता के साथ सो रहे थे। सो गए थे, वो इतना थक चुके थे जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी न हुई हो। तो हमने बताया था कि आपको आखिरी में बताएंगे कि परिवार के समस्याओं में है मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी की 1.5 महीने पहले नौकरी छूट चुकी है, जिसे आप इंग्लिश में जॉब कट कहते हैं और हिंदी में छटनी कहते हैं। कहाँ काम करते थे मुंशी चंद्रिका प्रसाद? किराया नियंत्रण विभाग। और ऐसा लग रहा था कि ऐसे सोए हैं जैसे उन्हें काम की तलाश में ही ना जाना हो। इसका मतलब कहानी में ये बताया गया परिवार में कमाई का और कोई साधन नहीं है। मुंशी जी की नौकरी 1.5 महीने पहले छूट चुकी है और वो नई नौकरी ढूंढने की तलाश में है। तो यहाँ कहानी खत्म हुई और आपको दोपहर के भोजन से ये पता चला कि परिवार में किस तरह गरीबी में भी नायिका सिद्धेश्वरी ने एकता को बनाए रखा है। इसके बाद करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।